हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। सबसे पहले मैं आपको आपका ये बोर्ड की परीक्षा कल शुरू होने वाली है और कल इंग्लिश का एग्जाम है। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैं दे रहा हूं। और मैं शाम को एक वीडियो भी डालूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि बोर्ड की परीक्षाओं में इंग्लिश की एग्जाम है या किसी भी एग्जाम में हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को रखें, इस बारे में चर्चा की जाएगी। अब आपको पूरा फोकस किस पे करना है? कल के पेपर पे करना है, इंग्लिश के पेपर पे करना है। ये एक हमारी एक यात्रा चल रही थी, उसके अंदर मैंने सोचा कि आज एक थोड़ा सा वीडियो डाल देते हैं। 2-3 क्वेश्चन का मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप आज जो पढ़े 2 मिनट का टाइम निकाल के देख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा फोकस किस पे करना है? कल के पेपर पर करना है। पूरे विश्वास के साथ जाना है, अपने आप से कहना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, है ना? फिर देखिए आप कितना मजा आता है एग्जाम के अंदर। तो लीजिए, बिना देरी किए, बिना आपका समय गंवाए, मैं शुरू करता हूं कक्षा 12 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, यहां पर जो पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको समझिएगा। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है हमारे यहां पर उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। बड़ा क्वेश्चन है, बड़े में आता है। अब बात करें सर क्या याद करें, तो याद ऐसे कुछ नहीं करना बेटा। आपको दिमाग में लगाना है कि मैं अगर उद्योग लगा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे कच्चा माल चाहिए सर, तो कच्चे माल तक मेरी पहुंच होनी चाहिए। मुझे सर कच्चे माल तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे वहां पर कच्चा माल को तैयार करने के लिए अपनी फैक्ट्री पर लाने के लिए मुझे परिवहन के साधन चाहिए, तो ठीक है, वो भी मिल जाएंगे आपको। मुझे सर मजदूर भी चाहिए, तो आपको सर श्रम भी मिल जाएगा। सर आप मुझे क्या है कि जहां पर सरकारी नीतियां अच्छी होगी, जहां पर मैं फैक्ट्री लगा सकूं, कम दामों में जमीन मिलेगी, तो वो भी चाहिए। ठीक है, बाजार भी चाहिए। तो ये सब चीजें जो चाहिए ना, वो सब यहाँ लिखनी है। यानी अवस्थिति का मतलब होता है कि उसको लगाने के लिए। तो पहला, कि किसी उद्योग की अवस्थिति को कई कारक प्रभावित करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, ऐसे अंडरलाइन इसको करना है। तो देखिए, लोहा इस्पात उद्योग हुए जैसे बड़े उद्योग, इसमें लोह अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज के आसपास स्थापित किए जाते हैं। या जो वजन हास उद्योग होते हैं, जैसे गन्ना है, आपने मान लीजिए शक्कर बनानी है, आप गन्ने के पास ही लगाएंगे फैक्ट्री को। अगर गन्ने से दूर लगाएंगे और गन्ने को वहां पर लेकर आएंगे अपनी फैक्ट्री तक, तो बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना? आपकी परिवहन लागत बढ़ जाएगी। तो वजन हास जो उद्योग होते हैं वो हमेशा कच्चे माल के समय स्थापित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, श्रम आपूर्ति तक पहुंच। कुशल श्रम की पहुंच उद्योग की स्थापना को प्रभावित करती है। आपको पता है कि छोटा नागपुर का पठार है, वहां पर बड़े उद्योग लग रहे हैं। उसका सबसे मेन कारण क्या है बेटा? खनिज तो है। सबसे मेन कारण क्या है? खनिज यानी कच्चा माल तो है। सबसे मेन कारण है कि वहां पर मजदूर श्रम मिल रहे हैं। वहां आसपास कुछ गरीब राज्य हैं, जैसे मान लीजिए आप उड़ीसा की बात कर सकते हैं, आप झारखंड की बात कर सकते हैं, आप बिहार की बात कर सकते हैं, यूपी का कुछ साइड बात कर सकते हैं, जहां के लोग रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, तो सस्ता श्रम वहां पर आराम से मिल जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार के पास यूपी, बिहार, उड़ीसा से सस्ता श्रम का मिलना। शक्ति के साधनों की पहुंच में लोहा इस्पात उद्योग, कोयला तथा जल शक्ति साधनों के पास। और एक क्वेश्चन भी आता है कि एल्यूमिनियम उद्योग कहां स्थापित किए जाते हैं? ऊर्जा के, जहां पर ऊर्जा होती है वहां पर स्थापित किए जाते हैं। परिवहन एवं संचार के साधन की पहुंच, ये आप समझ रहे होंगे। अगर कच्चा माल है, उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना है और फैक्ट्री से तैयार माल को वापस बाजार तक लाना है, तो क्या चाहिए आपको? आपको परिवहन के साधन चाहिए, संचार के साधन चाहिए। और इसी कारण ही आप देखिए कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग है, यहां पर अगर बोले उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है, तो कारण क्या है? विकसित परिवहन व्यवस्था है यहां पर, है ना? और बड़ा बाजार है। इसके कारण अगर आता है प्रश्न छोटे प्रश्नों में कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों के स्थायीकरण का कारण क्या है? तो बड़ा बाजार और परिवहन की व्यवस्था। सरकार की नीतियां प्रभावित करती है। सरकार क्या करती है? आपको कम भूमि का आवंटन करती है, कम ब्याज पर आपको सरकारी ऋण उपलब्ध कराती है, तो वहां पर उद्योग स्वतः ही लगने लग जाते हैं। अगला है समूह अर्थव्यवस्था तक पहुंच। ये बड़ा मोस्ट है। ये सिंगल के अंदर भी आ सकता है एक नंबर में, और यहां भी है। तो इस समूह अर्थव्यवस्था का मतलब समझिए बेटा। समूह अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि मैं अगर कोई बड़ा उद्योग लगाता हूं, तो मेरे साथ में छोटे छोटे उद्योग और साथ में, अगर कोई बड़ा उद्योग किसी क्षेत्र में लगता है, तो छोटे छोटे उद्योग उसके साथ में स्वतः ही जन्म लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़ा उद्योग लगाया, तो मजदूर चाहिए, तो मजदूरों के रहने के लिए घर चाहिए। घर चाहिए, वहां से आने के लिए परिवहन के साधन विकसित हो जाएंगे। वहां वो लोग रहेंगे, तो उनके लिए स्कूल्स खुलेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल्स खुलेंगे, उनके लिए वहां पर दुकानें खुलेगी। तो इस तरीके से एक बड़ा उद्योग होता है, वो अपने साथ छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। तो किसी बड़े उद्योग के आसपास वहां की अर्थव्यवस्था को वहां जो बड़े उद्योग वहां की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और उसके साथ में ही वहां पर छोटी छोटी उद्योग या छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं का जन्म होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं। समूह अर्थव्यवस्था का मतलब एक बड़ी अर्थव्यवस्था छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। यहां पर बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यहां पर छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को वो जन्म देगी, छोटे उद्योग लग जाएंगे, उसे ही समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा।
भारतीय कृषि की समस्या क्या है, ये भी मुझे बच्चों ने कहा कि सर बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखिए, भारतीय कृषि की समस्या तो आप जानते हैं प्राचीन काल से मानसून पर निर्भर है। तो पहला है अनियमित मानसून पर निर्भरता, यानी भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। 33% भाग जो है वो क्या है, कृषि पर संचित है। बाकी जगह बारिश पर निर्भरता है, बारिश हो जाए तो अच्छा काम है, नहीं हुई तो फिर बाद में फसल खराब हो जाती है। कहीं पर सूखा है, कहीं पर बाढ़ है, तो ये समस्या है। निम्न उत्पादकता, हमारे पास में जो फसलें हैं ना, जैसे चावल और गेहूं की है, कपास की, तिलहन की, उनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अमेरिका, रूस तथा जापान जैसे बहुत से देशों से कम है। इसके कारण हमारी फसलों की उत्पादकता कम होती है, ये भी समस्या है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता व ऋणग्रस्तता, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तो है ही बेटा, कि भारतीय कृषि में किसान के पास संसाधन की कमी है। वो उस कमी को पूर्ति करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से उधार लेते हैं, उधार लेने के बाद खेती करते हैं। एक आस रहती है कि बारिश होगी तो खेती करेंगे, मतलब उपजाऊ फसल होगी। बारिश नहीं होती है तो उनके पास ब्याज कर्ज चढ़ता है, एक बार साल का कर्ज, 2 साल का कर्ज, और फिर कर्ज करते करते जो किसान महाराष्ट्र में देखते हैं आप, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक समस्या है, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है ना। ये एक औपचारिक संस्थाओं से, जैसे साहूकारों से, इनसे ऋण ले लेते हैं। भूमि सुधारों की कमी, इसमें अंग्रेज शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणाली थी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदार प्रथा। उसमें क्या था कि सभी बड़े बड़े लोगों के पास बड़ी जमीन थी, छोटे के पास जमीन ही नहीं थी, वो तो खाली काम करते थे। और फिर बाद में, आजादी के बाद में भी क्या हुआ, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा पाए, और जिससे भूमि का असमान वितरण जारी रहा। मतलब पहले तो समस्या थी, और जब आजादी हो गई तभी भी उन बड़े जमींदारों के दबाव के अंदर वो ठोस कदम उठा नहीं पाए, है ना। तो ये रहा, लेकिन बाद में हुआ है, बाद में चकबंदी हुई है, लोगों को जमीन बांटी गई है। छोटे खेत एवं विखंडित जोत, भारत में छोटे किसानों की संख्या अधिक है। इसी कारण चकबंदी होने के बावजूद भी 60% से अधिक किसान जो हैं, ऐसे 100 में से 60 माने, उनके पास 1 हेक्टेयर भी जमीन नहीं है। अब क्या खेती करेंगे, क्या ट्रैक्टरों से खेती करेंगे, है ना। ये समस्या है। वाणिज्यिकरण का अभाव, भारत के किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त कृषि भूमि नहीं है, इसलिए इनकी सोच क्या रहती है, केवल खाद्यान्न रहती है। इनकी सोच कभी भी नहीं रहती है कि भाई वाणिज्यिकरण करे। लेकिन अब पंजाब, हरियाणा, इन देशों में अधिक सिंचाई के कारण वाणिज्यिकरण पर भी बल पड़ रहा है ना। मैंने आपको बताया था, जो वाणिज्य अनाज कृषि होती है वो विकसित देशों में ही की जा रही है, जैसे आपके यूरोपीय कंट्रियों में। व्यापक अल्प बेरोजगारी, कृषि में काम करने वाले लोगों को वर्ष भर काम नहीं प्राप्त होता है, जिसके कारण वो असिंचित क्षेत्रों में अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। जब सिंचाई नहीं होगी, भैया कोई बोलते हैं कि साहब कोई काम है खेतों में, बोलते हैं साहब सिंचाई, हमारे तो पानी नहीं है, क्या खेती करेंगे। तो वहां पर वो सिंचाई नहीं कर पाते, और यही क्या आता है, जिसे मौसमी या ऋत्विक बेरोजगारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऋत्विक या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कृषि भूमि का निम्नीकरण। ये छोटे में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है ना। और एक बात बताऊं आपको मैं, ये यहां पर भी दे रखा है, और आप जब वो पढ़ेंगे, हमारी जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में समस्या पढ़ेंगे, तो वहां भी भूमि निम्नीकरण है। अब कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सर ये लिखे या वो लिखे। मेरे क्लास में बच्चे कहते हैं बेटा कहीं कंफ्यूज नहीं होना, सब चीजें एक ही है। यहां पर यह कहा गया है कि सिंचाई और हमारी कृषि प्रणाली की दोषपूर्ण नीतियों के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी भूमि कमजोर होती है। वहां पर यह लिखा हुआ है कि अधिक जनसंख्या के कारण भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। अधिक जनसंख्या है और भूमि का आप क्या करेंगे, गहनतम उपयोग करेंगे, बार बार उपयोग करेंगे, है ना। उसके कारण भूमि में खुद प्राकृतिक रूप से उर्वर होने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, दोनों में ही आप दोनों लिख सकते हैं। तो सिंचाई और भारत में कृषि प्रणाली की दोषपूर्ण नीतियों से कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण हुआ है। वर्तमान में जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग करने से मृदा लवणता, क्षारीयता, मृदा अपरदन आदि गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी राजस्थान में अगर इंदिरा गांधी नहर की बात करें, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में अधिक सिंचाई के कारण सैम की समस्या उत्पन्न हो रही है। सैम की समस्या क्या होती है, आप समझिए। सैम की समस्या में क्या होता है, थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, कि उत्तरी राजस्थान जो मरुस्थल इलाका है, वहां पर नीचे आपके, वहां पर क्या है, चट्टाने हैं। जब आप सिंचाई करते हैं तो पानी नीचे आता है, पानी नीचे आता है, नीचे जमीन पे चट्टान नीचे जा नहीं पाता है। अब आप सिंचाई करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पानी भरे जा रहा है। फिर थोड़ी देर में क्या, थोड़ी दिनों बाद क्या होता है, ये पानी इन चट्टानों को घोलकर ये क्या कर लेता है, ऊपर आता है पानी के साथ में, क्योंकि पानी तो नीचे नहीं जा पा रहा। और यहां पर क्या कर देता है, एक नमक की परत को बिछा देता है, एक नमक की परत को बिछा देता है, जिसको हम सैम की समस्या कहते हैं। ठीक है ना। तो ये समस्या वहां पर पाई जाती है, सैम की समस्या। तो कहां पाई जाएगी, ये उत्तरी राजस्थान में पाई जाएगी, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, इंदिरा गांधी नहर के कारण। और कृषि के गहनतम उपयोग से प्रति भूमि में कमी आई है, जिससे भूमि में पुनः उर्वरता होने की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो गई है, जिसको हम नाइट्रोजन की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तथा इसके क्या कार्य है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है 1995 में हुई है। क्यों हुई है? मुक्त व निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लिख सकते हैं। गैट को डब्ल्यूटीओ में रूपांतरित किया गया है, जिसका मुख्यालय, गैट का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1947 में भारत भी इसका संस्थापक सदस्य रहा है। कार्य सुनिए आप, कार्य कुछ भी नहीं है। जो भी डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, पहला तो वो क्या करते हैं, उनके लिए नियम बना देते हैं, व्यापारिक नियम बनाते हैं कि हम ये नियमों के हिसाब से हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो पहला पॉइंट, विभिन्न व्यापारिक देशों के मध्य सीमा शुल्क आदि करों को निर्धारित कर व्यापार के नियमों को बनाना। ठीक है जी। अब जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, उनके जो सदस्य राष्ट्र हैं डब्ल्यूटीओ के, उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहां बात करेंगे, वो यहीं आके बात करेंगे। तो डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को मध्य विवाद का निपटारा करता है। कोई बात रखनी हो, इनोवेटिव बात रखनी हो तो कहां रखेंगे, तो ये मंच भी ये प्रदान करता है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को मंच प्रदान करता है। अगला, ये विश्व के संसाधन जो भी हैं, चाहे वो वन हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे खनिज हो, जो भी हो, समुद्र हो, उनका अनुकूलतम उपयोग की बात करता है। और ये विश्व की सबसे खास बात, आर्थिक नीति का निर्माण में सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? विश्व बैंक की और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की सहायता करता है। ये क्या करता है? उनकी एक विश्व की आर्थिक नीति बनाने के लिए इनकी सहायता करता है। और डब्ल्यूटीओ क्या करता है? दूरसंचार, बैंकिंग व बौद्धिक संपदा के अधिकारों का भी व्यापार करता है, उसमें भी व्यापार में एक अच्छी भूमिका निभाता है। ये डब्ल्यूटीओ के बारे में हो गया। अंतिम क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि 2023 के क्वेश्चन में, 2023 का जो वीडियो था उसमें आया था कि नौभार निपटान के अनुसार पत्तनों के प्रकार बताएं, तो वो तो आ चुका है 2023 में। कल मैंने आपको बताया था कि पत्तनों के कार्य के आधार पर वर्गीकरण बताएं। अब एक बच जाता है, अवस्थिति के आधार पर पत्तनों का प्रकार। ये बड़ा अच्छा है। देखिए, अवस्थिति का मतलब समझिए आप कि किस तरीके से बात कर रहा है। मान लीजिए ये पतन है, तो कुछ पतन तो क्या होते हैं कि ये समुद्र तट है लेकिन पतन अंदर होंगे। अब अंदर होंगे तो जहाज जमीन पे तो चलेगा नहीं, तो यहां पर क्या कर देते हैं कि नहर के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो इनको अंतर्देशीय पतन। समझ गया? कुछ पतन समुद्र तट से अंदर की ओर होते हैं, दूर स्थित होते हैं, अब नदी और नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमारा कोलकाता पतन है उगली नदी के द्वारा। और कुछ पतन जो होते हैं समुद्र तट से बाहर की ओर होते हैं। अब मान लीजिए बड़े जहाज यहां पर आ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या कर देते हैं, यहीं पर अपने सामान को उतार देते हैं और फिर ये अपने उस सामान को पैतृक पतन तक पहुंचा देते हैं। इनको बाह्य पतन कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी एक बात दिमाग में रखनी है। तो अंतर्देशीय पतन, ये पतन समुद्र तट से दूर अंदर स्थित होते हैं, अंदर स्थित होते हैं, जो समुद्र से एक नदी अथवा नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे मानचेस्टर है इंग्लैंड में, नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। मानचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये थोड़ा सा याद रखना है। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हम कहते हैं भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद, है ना। तो ये मानचेस्टर की बात इसलिए की गई है। कोलकाता, ये हुगली नदी पर है। मैफिन्स, ये मिसिसिपी नदी यानी अमेरिका में है। मैनहीम और डुइसबर्ग, ये कहां पर है? जर्मनी में है डुइसबर्ग, है ना, डुइसबर्ग, डुसेलबर्ग, ये राइन नदी पर है। अगला, बाह्य पतन, मैंने बताया जैसे बाहर की ओर होते हैं ये पतन, गहरे जल में वास्तविक पतन से दूर होते हैं। ये उन जहाजों को जो आकार में बड़े होते हैं उनसे माल लेकर पैतृक पतन को वो पहुंचा देते हैं कि भैया लो अपना सामान लीजिए, मेरे पास में आया था बाहर से। और एथेंस व यूनान में बाह्य पतन है प्रेइस, ये पतन है। तो बेटा ये 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको करवाए हैं। आपके लिए मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनमें से काफी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। आप इनको देखिए और मैं पुनः आपको कल के एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पूरा फोकस इंग्लिश पर कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको कल कही थी, शाम को भी बात करूंगा, अगर आपकी हैंडराइटिंग कैसी खराब है, कैसी भी है, तो अब उसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी में खुला खुला लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए। लाइनें छोड़नी है, क्वेश्चंस के बीच में लाइनें छोड़नी है, जिससे कि आप कॉपी को अच्छा प्रदर्शित कर सके, अच्छा शो कर सके। तो मैं मिलता हूं बेटा आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, और कल के बोर्ड के एग्जाम के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।